आदाब। वो कहते हैं ना, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। यही हुआ है। गद्दारी की सजा मिलकर रहती है। आज मिले, कल मिले, 50 साल बाद मिले, लेकिन मिलती है। ये गद्दारी क्या होती है? ये हर किसी का अपना अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन हसीना वाजिद ने आज जो किया, उसकी सज़ा उनके वालिद को भी मिली थी सज़ा। कत्ल हुए थे, लेकिन आज जिस शख्स को बंगाली कौम का बाबा कौम हासिल होने का दर्जा हासिल था, उसको जूतियाँ पड़ी। पहले उसको गोलियां लगी सीढ़ियों पर घर के, और अब जूतियाँ पड़ी। इस पे बात करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस खत्े में, साउथ एशिया में। और इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। फिर DGI इश्तियार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू का रिलेशन आपस में क्या है, वो आपको बताएंगे। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से हमारे चंद दोस्त एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, उस खबर से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, बराह रास्त चलते हैं बांग्लादेश की जानिब। व्लॉग के आगाज़ में ही आज शेख हसीना वाजिद जो है वो पिछले कई रोज़ से बांग्लादेश बहुत टर्माइल का शिकार था, पॉलिटिकल टर्माइल का शिकार था। हसीना वाजिद ने और ये उनकी कंजक्टिव थर्ड टर्म थी। उन्होंने अपोजिशन को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। खालिदा जिया और उनकी पूरी फैमिली को जेल में डाल रखा था। बाकी सियासी जमातों को भी उन्होंने उठने नहीं दिया। और फिर अफवाज बांग्लादेश में वो अपनी मर्ज़ी की तैनातियाँ कर रही थी, और वो ये समझ रही थी कि फ़ौज उनके साथ है और वो जब जितना चाहेंगे खुल खिलेंगे। सो में शो पहले उन्होंने जमात इस्लामी बांग्लादेश के लोगों को फांसियाँ दी। अलबदर और अल शम्स के लोगों को तो जब उनकी पहली हुकूमत आई थी 90s में, उसी वक्त उन्होंने उनको निपटा दिया था। जो रह गए थे उनको बाद में कुछ पहले शेख मुजीब साहब ने निपटा दिया था, और फिर बाद में जो कुछ रह गया तो उन्होंने बाद में उसके कसर पूरी की। लेकिन जमात इस्लामी के लोगों को चुन चुन कर फांसियाँ दी, और उन्हें फांसियाँ इसलिए दी कि उन्होंने जमात इस्लामी के वो लोग जिन्होंने कोई अमली तौर पर हिस्सा नहीं लिया था बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान के हामी थे, उनको भी फांसियाँ दी गई। और फिर उसके बाद उन्होंने अब जो तीसरी हुकूमत थी उसकी, उस पर उन्होंने एक और फैसला कर लिया। उन्होंने ये ऐलान किया कि वो लोग जो मुक्ति बाहिनी से ताल्लुक़ रखते थे, बांग्लादेशी नौजवान थे, और वो पाकिस्तान के अफवाज के ख़िलाफ़ लड़े, उनके बच्चों को नौकरियाँ भी नहीं, और 70% कोटा मुकर्रर कर दिया। दूसरी जानिब बांग्लादेश के अवाम को ये तासुर दिया जाता रहा कि इकॉनमी बहुत ऊपर जा रही है। वो कई मंजिला जहाज़ बनाया, उसकी बहुत रौदी पिक्चर्स भेजी गई, बड़ी कमाल कमाल तस्वीरें वो वायरल हुई। यहाँ बहुत सारे लोगों ने वो बड़ा कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद लोगों को उनके एक तो हुकूक नहीं मिल रहे थे, लेकिन जो मईशत तरक्की कर रही थी वो उनके यहाँ दौलत का इर्तिकाज़ चंद ख़ानदानों के हाथों में हो रहा था। आम आदमी को उसका उस तरह से फ़ायदा नहीं था। मसलन बड़े बड़े हेल्थ कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे, और काफ़ी अरसे से बन रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही थी, काफ़ी अरसे से बन रही है। फैक्ट्री लग रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, लेकिन दौलत का इर्तिकाज़ चंद हाथों में हो रहा था। जो मुलाजमीन थे उनको वो फ़ायदा उसका नहीं पहुँच रहा था उस तरह। एक तो वो थी। दूसरा, बांग्लादेश में मैंने कोई 6-8 विज़िट किए हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश के में जब भी मैं लोगों से जाकर मिला, वहाँ मुझे भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत महसूस हुई। और उस नफ़रत में वो बहुत आम बंगालीज़ जो हैं वो बहुत आगे थे, और वो कहते थे कि हमारा बस नहीं चलता कि हम भारतीयों को यहाँ से मार मार के निकालें। ख़ास तौर पर मैं चिटागोंग गया तो वहाँ चिटागोंग रोड पर बहुत नफ़रत थी बंगाली वर्कर्स पे, भारतीयों के ख़िलाफ़। क्योंकि जो जूट पैक आते थे, जो इंडियंस थे वो उनको पानी में गिरा दिया करते थे, ताकि वो जब उनका वेट बढ़ जाए उसके बाद वो तोलते थे। पानी में गिरा कर क्रेन से उठाते थे और तोल देते थे, और वो वज़न उसका डिफरेंट होता था। जब वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचता था तो वो पानी खुश्क हो जाता था, वज़न कम हो जाता था। उसका मकसद बांग्लादेशी ट्रेड को नुकसान पहुंचाना था। फिर बांग्लादेश की ट्रेड के ऊपर उनका बड़ा कब्जा था, उसका ज़्यादातर फ़ायदा भारतीय उठाते थे। और हसीना वाजिद को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत का एक बड़ा जो है ना वो समझा जाता था इत्तेहाद। और उन्होंने प्रूव भी किया, कई मौके पर उन्होंने बहुत प्रूव किया। लेकिन यहाँ इस मरतबा जब हंगामे शुरू हुए तो वो गलती कर गए। हंगामों का आगाज़ जिससे पाकिस्तान में अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ स्टूडेंट्स ने किया था, उसी तरह बांग्लादेश में भी हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ तलबा से ही हुआ।
طلبا نے یہ مطالبہ کیا کہ میرٹ پر نوکریاں دی جائیں. وہ جو اب تین نسلیں ان کی گزر گئیں, 50 سال ہو چکے, 50 سال سے زیادہ ہو چکا بنگلہ دیش بنے. تو انہوں نے, ان کا یہ کہنا تھا, مطالبہ تھا کہ وہ لوگ جو اس میں شامل تھے, بس ان کی نسلوں کو جو ملنا تھا مل گیا, اب میرٹ پر نوکریاں دیں. سرکاری نوکریوں میں یہ میرٹ تھا, اور سرکاری نوکریاں بھی وہ جو گریڈس کی نوکریاں ہوتی ہیں جو ان کی بیوروکریسی تھی اس میں بھی, اور عام سرکاری ملازمتوں میں بھی. طلبا نے ہنگامے کیے تو انہوں نے تشدد شروع کرا دیا, اور اس کے بعد انہوں نے, حالانکہ کل شام تک 136 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے, معاف کیجیے کل صبح تک, اور پھر کل شام تک تقریباً 300 کی تعداد کے ان کی پہنچ گئی تھی. حسینہ واجد نے یہ کیا کہ ایک تو جو بنگلہ دیشی افواج تھی, پہلے انہوں نے کرفیو لگایا, لیکن لوگوں نے کرفیو کو بھی خاطر میں نہیں لائے, اور وہ کہتی تھی کہ فوج کو کہ گولی چلائے. فوج گولی نہیں چلاتی تھی. دنیا کی ہر فوج اپنے لوگوں پر گولی نہ چلانے کا جو ہے نا وہ حلف اٹھاتی ہے. تو افواج نے جو ہے وہ, اور پولیس نے احکامات ماننے سے انکار کر دیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے حسینہ واجد کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ بات نہیں آئی. انہوں نے کل اپنے پارٹی یعنی عوامی لیگ کو یہ کہا کہ باہر نکلو ورکرز, اور پھر انہوں نے کہا کہ جو پروٹیسٹر ہیں ان کو کچل دو. یہ بڑا ناظرین ایک سنجیدہ دھمکی تھی, جس کے بعد حالات بالکل قابو سے باہر ہو گئے. فوج نے جو ہے وہ بالکل سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا. آج ان کو 45 منٹ دیے گئے. ان 45 منٹ میں ان سے کہا گیا کہ آپ نکل جائیں. بھارتی ہیلی کاپٹر آیا, وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اتر پردیش میں اندر ایئرپورٹ پر جو ہے وہ کیا تھا, لینڈ کیا تھا. اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ دلی پہنچی ہیں, لیکن اطلاعات یہ ہے کہ بھارتی حکومت نے ان پر واضح کر دیا کہ ان کو بھارت میں قیام کی اجازت نہیں دی جا سکتی, مستقل قیام کی اجازت نہیں دی جا سکتی, نہ سیاسی پناہ دی جا سکتی ہے. چند روز تو وہ قیام کر سکتی ہے. اب اطلاع یہ ہے کہ وہ یا تو انگلینڈ جائیں گی یا پھر آئرلینڈ جائیں گی, جو بھی ہے. لیکن ذرا ناظرین اس کے ماضی میں بھی جانا بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان میں 9 مئی کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے. شیخ مجیب یہاں تھے, اور اگرتلا سازش کیس کا ان کے اوپر الزام لگا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو کوئی سازش نہیں کی, اور پھر وہ ایک تحریک بنی, اور پھر بنگلہ دیش اس کے نتیجے میں بن گیا. یہ سب باتیں ہو گئی. اس وقت بھی جو سمجھدار لوگ تھے, جو میری ان سے دوستی بھی رہی ہے, منیر احمد منیر, وہ یونائٹڈ جو تھی مسلم کانفرنس, معاف کیجیے گا, عوامی مسلم لیگ, یونائٹڈ عوامی مسلم لیگ جو تھی شیخ رشید کی, عوامی لیگ, معاف کیجیے گا, عوامی مسلم لیگ کیا گیا, عوامی مسلم لیگ کسی اور کی تھی. تو وہ عوامی لیگ کے, یونائٹڈ عوامی لیگ کے آخری سیکرٹری جنرل تھے, وہ لاہور سے ان کا تعلق تھا. وہ گئے ڈھاکہ فال ہونے سے پہلے ایوب کی, معاف کیجیے گا, جو شیخ مجیب کی رہائش گاہ تھی وہاں پر وہ ٹھہرے. شیخ مجیب نے ان کو کہا کہ وہ ان سے تو کر کے بات کرتے, تم ادھر کیسے آ گیا, تمہارا تو جان کو خطرہ ہے, تم واپس چلے جاؤ. انہوں نے کہا چند دن بعد چلا جاؤں گا. یہ انہوں نے کتاب میں بھی لکھا, مجھے ذاتی طور پر بھی بتایا. اور انہوں نے شیخ مجیب سے کہا کہ یہ جو آپ کے 6 نکات ہیں یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے, اس میں سے جو 2 نکات ہیں الگ ڈیفینس کے اور الگ اس کے کیا کہتے ہیں کرنسی کے. شیخ مجیب نے کہا اب تو میرے ہاتھ سے بات نکل گئی, اب تو میں بھی واپس نہیں لے سکتا, یہ بنگالی عوام کا نعرہ بن گیا ہے. اور پھر وہ واپس آئے, انہوں نے کتاب لکھی شیخ مجیب, جیسے میں نے دیکھا, وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوگا. لیکن ناظرین میں اس کے بعد, میں نے ابھی شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ میں نے کچھ 7-8 مرتبہ بنگلہ دیش کیا, اور بہت تفصیل سے گیا ہوں, کئی روز کے لیے پورے معاشرے کو دیکھا. میں اس جگہ بھی گیا ہوں جہاں جنرل مشرف نے جا کر معافی مانگی تھی, وہ جس کو وہ یادگار شہداء کہتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جو پاکستان کے وقت جنہوں نے دنیا کی بہت ساری داستانیں بیان کی تھیں, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ اب ہم شرمندہ ہیں کیونکہ ہم نے اس میں بہت زیب داستان کیا تھا مفتی بانی کے کہنے پر. مفتی بانی کے حوالے سے تو انڈیا نے تو ریکارڈ پر ہے, انڈین وہ جو فیلڈ مارشل بن گئے تھے 71 میں, جنرل مانک شاہ اور جنرل اروڑا جو مشرقی اس کے کمانڈر تھے, اور دونوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کا ہاتھ تھا. مودی نے خود ڈھاکہ یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر تسلیم کیا. تو ناظرین اس میں انہوں نے یہ مطلب بڑا ان کو غداری, اسی غداری کی سزا ملی. اور وہ مفتی بانی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے زیب داستان کیا بھارت. شیخ مجیب کے قریبی ساتھی تھے کیپٹن شوکت, انہوں نے آج بھی ان کا بیان بنگلہ دیش میں ایک ٹی وی پر چل رہا تھا, اس میں انہوں نے یہ کہا, اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ شیخ مجیب نے یہ منصوبہ بنایا تھا, اگرتلا میں ہی بنایا تھا, وہ بھی
कैप्टन शौकत भी अगरतला साजिश के इसका हिस्सा थे, लेकिन वो बंगाल में होने की वजह से पकड़े नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा कि बल्कि कुछ अर्सा पकड़े गए थे, बाद में रिहा हो गए थे, माफ़ कीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि शेख मुजीब ने कैंटोनमेंट्स पर हमले का प्लान बनाया था, और ये प्लान था कि कैंटोनमेंट्स पर हमला करके कब्जा कर लेना और फिर आज़ादी का ऐलान कर देना। और बहरहाल वो आज़ादी का ऐलान किसी और तरह हो गया, बदकिस्मती थी। सकूत मशरक़ी पाकिस्तान हम कहते हैं या सकूत ढाका कहते हैं। लेकिन बहरहाल फिर शेख मुजीब को सज़ा मिली क्योंकि वो आमिर बन गए। मेरे दोस्त ने फरहाद मज़ार आजकल ढाका में ही है और बीमार हैं बहुत शदीद। वो 2005 की बात है, मैं ढाका गया, एक कन्वेंशन था फूड सिक्योरिटी पर। तो मेरी जानिब उनसे इशारा करके, मेरी उनसे कहीं दोस्ती उससे पहले हुई थी किसी बैरूनी दौरे पर। उन्होंने कहा ये मेरा दोस्त है इजाद, मेरी उनके साथ बहस ये होती थी कि ये क्लास की लड़ाई है, ये पंजाबी बंगाली की लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान में भी ये सिंधी बाजिर की, सिंधी पंजाबी की, बलोच पंजाबी की लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा पहले मैं इससे बहस करता था कि नहीं ये क्लास की लड़ाई नहीं है, ये इस तरह कौमों की लड़ाई है, कौमियतों की लड़ाई है। लेकिन अब मैं तस्लीम करता हूँ, उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा कि आज मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने अपनी तस्लीम किया कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये हमें ये पढ़ाया जाता था कि लाहौर की सड़कों पर बांग्लादेश की पटसन का पैसा बहता है। बहरहाल अब देखते हैं बांग्लादेश कैसे होगा, क्योंकि अब इम्कान इस बात का कि खालिदा ज़िया रिहा हो जाएगी, और खालिदा ज़िया की रिहाई के बाद जो है वो उनकी फैमिली भी रिहा हो जाएगी, और एक बुरी हुकूमत बनेगी जिनमें तमाम लोग होंगे, और फ़ौज ने कहा है कि वो फैसला साजी करेगी। अब देखते हैं क्या होता है नाज़रीन। अब आते हैं ज़रा अगली खबर पर नाज़रीन। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ रॉयटर को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि जी मैं अफवाज पाकिस्तान से बात ना करना गलती होगी। भाई ये गलती तो आप कई बार दोहरा चुके हैं। अब वो कहते हैं, और फिर वो ये भी कहते हैं कि आइन के तहत फ़ौज से बात करूँगा। आइन के तहत फ़ौज से बात नहीं हो सकती। अफवाज पाकिस्तान को मुलवस करना किसी भी सियासी मुज़ाकरात में आइन की सरी खिलाफ वर्जी है। ये आइन पढ़ लें तमाम लोग, अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक जो आर्टिकल्स हैं वो भी पढ़ लें। उसमें उन्होंने एक बात और भी कही कि मैंने हामिद खान से ये कहा कि अगर हम 9 मई हम पर साबित हो जाए तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने हामिद खान से कहा है कि माफ़ीनामा भी तैयार करें। अब ये कुछ दोस्तों ने बताया, मैं वो इंटरव्यू पढ़ नहीं सका, खुद पढ़ूंगा तो इसकी तस्दीक करूंगा कि क्या वाकई ये उन्होंने ऐसा ही कहा है या उसको गलत समझा जा रहा है। तो उस तनाजुर में आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। DGISPR से 5 सवाल हुए, और एक सवाल हुआ कि इसी हवाले से कि प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है, अफवाह हो रहा है, ढुका हो रहा है, तो क्या आप बताइए बातचीत हो रही है नहीं हो रही है। वो उमर अयूब की जो खबरें चल रही थी कि जाकर मिले उसके तनाजुर में, उन्होंने कहा 7 मई को हम कह चुके, वो मेरे सवाल के जवाब में ही कहा था। अच्छा माफ़ कीजिएगा, एक तबसरा सुन लीजिए ज़रा पहले उन पर शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से। उनके जो आज मुजस्समों को तोड़ा गया, मेरे एक दोस्त हैं आसिम यासीन, दी न्यूज़ में के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तबसरा ये किया है कि यहाँ जो शेख मुजीब बनने के शौकीन थे, वो उनके लिए ये तबसरा जो है ना वो उनके लिए मनाजिर एक ताज़ियाना होने चाहिए। अब आते हैं यहाँ जो शेख मुजीब बनने की कोशिश में उन्हीं की बात की जानिब कि DGISPR ने कहा कि वो 7 मई का जो हमारा बयानिया था उसके मुताबिक हम उस पर कायम हैं, कोई बातचीत नहीं। यानी उस बयानी में उन्होंने इंतशारी टोला भी करार दिया था। उस बयानी में उन्होंने कहा था कोई बातचीत नहीं होगी, जाइए हुकूमत से पहले आवाम से माफ़ी मांगे, 9 मई पर हम उस पर खड़े हैं। और फिर आज उन्होंने 9 मई का तस्करा भी किया कि 9 मई की पहली डिफेंस लाइन तो अदालत को होना था, कानून को होना था, लेकिन हम तो उसके मुद्दई हैं। लेकिन उसमें नाज़रीन उन्होंने 2-3 बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये फरमाया कि उनका ये कहना था कि हम जो है वो पिछले जब कोई 6-8 महीने में उन्होंने कहा एक तो बयानिया बनाया जाता है, हमारे खिलाफ बनाया जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ बयान बनाया जाता है, और फिर सवाल उनसे हुआ था US करारदाद के तनाजुर में। तो उन्होंने कहा वो बयानिया बनाया जाता है, फिर वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, और उस बयानिया के लिए लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती है बैरून मुल्क। उन्होंने बताया कि 127 आर्टिकल छप चुके हैं पाकिस्तान मुखालिफ, और ये सब बैरून मुल्क छपे हैं, और फिर कहते हैं कि मैं मजलूम हूँ। और ये 127 आर्टिकल सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अफवाज के खिलाफ छपे हैं। वो अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिए कि इमरान खान की ये जो एफ़र्ट है वो लास्ट रिच एफ़र्ट है कि नहीं, क्योंकि मुझे यही लगता है कि इमरान खान को एक बार फिर बहुत वाज़ेह जवाब दे दिया गया, और आज तो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने उसकी तस्दीक भी कर दी है। नाज़रीन अब चलते चलते एक बड़ी खबर।
हमारे एक दोस्त हैं कयूम सिद्दीकी, आप जानते हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। उन्होंने लाहौर के जर्नलिस्ट दोस्त हैं काजी चौधरी सईद, उनका एक इंटरव्यू किया है। चौधरी सईद बड़ी खबर लेकर आए हैं। उन्होंने ये बताया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो 1995 में पीटीआई के वकील भी थे। उसका तनाजुर उन्होंने ये बताया कि लाहौर के एक वकील थे डॉक्टर अब्दुल बासित, उर्दू में बड़ी कमाल की उर्दू में वो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में दलाइल दिया करते थे। बहुत अच्छी अंग्रेजी थी उनकी, कोई शक नहीं, बाहर से पढ़ कर आए थे, लेकिन बड़े वकील थे। और उन्होंने एक पिटीशन की थी कि जी ये जो शौकत खानम है, इसका पैसा क्या कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये तो ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर ही नहीं हुआ। उस वक्त शौकत खानम सोसाइटीज़ एक्ट 1953 के तहत रजिस्टर्ड था। तो उसके बाद फिर उस पिटीशन के बाद जो है वो उसको ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर कराया गया। मंसूर अली शाह साहब और परवेज़ हसन साहब उसमें वकील थे। परवेज़ हसन साहब बाहर एट लॉ थे, मंसूर अली शाह साहब जूनियर थे, तो वो जूनियर उनके वकील थे। लेकिन परवेज़ हसन बाद में शौकत खानम की जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी, उसमें भी शामिल हुए, जो उसको गवर्न करती है, बोर्ड जो है उसका। शहजाद हसन साहब और परवेज़ हसन और काफ़ी लोग शामिल हुए थे उसमें। और मंसूर अली शाह साहब जो है वो अदलिया में शामिल हो गए। अब बहरहाल उन दोस्तों के तो और बड़े ख्यालात हैं, लेकिन हमने कहा ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप तक पहुंचा दी जाए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।